आज की जो क्लास है वो बायोलॉजी की क्लास है और दोस्तों इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मनुष्य का रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। तो दोस्तों जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है इसमें हम श्वसन के जो अंग हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा श्वसन की क्रिया किन किन माध्यमों से होती हैं और इस क्रिया में क्या होता है उन सब के बारे में आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सारी चीज़ों को अच्छे से समझें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि श्वसन में होता क्या है या श्वसन की क्रिया जो है किस प्रकार से शुरू होती है। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि श्वसन है क्या। तो दोस्तों प्रत्येक जीव जो है, जैसे कि मान लो आप एक जीव हैं, मैं एक जीव हूँ, उसके अलावा जितने भी जीव हैं, जैसे कि जीवों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण हमने देखा जिसमें पेड़ पौधे भी शामिल होते हैं। और जंतु की बात करें तो जंतु जो है उसमें सारा जंतु जगत आ जाता है। तो इसके बारे में हम जो पुराने वीडियोस हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उसमें जो है पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों जितने भी जीव हैं उनको जीवित रहने के लिए या तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है या कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि पेड़ पौधों की अगर बात करें तो जीवित रहने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। और अगर हम बात करें कि जो जंतु जगत होता है, जितने भी जीव होते हैं, उन सभी को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि आपने खाना खाया, जैसे कि मान के चलते हम कि आपने खाना खाया, ग्लूकोज का सेवन किया, तो खाने का क्या होगा दोस्तों, तो पाचन होगा। जैसे मान लो कि आपने खाना खाया, कुछ भी रोटी खाई, ब्रेड खाया, कुछ भी खाया, उसका पाचन हुआ और उससे क्या बना, ग्लूकोज बना, C6H12O6 बना। तो अब डायरेक्टली ग्लूकोज आपको एनर्जी नहीं देता है, इसके लिए आपका श्वसन जो है उसमें ऑक्सीजन की होना आवश्यकता होती है या ऑक्सीजन का होना अनिवार्य होता है। तो जब ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया करता है तो तीन चीज़ें बनाता है। एक बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड जिसे हम बाहर निकाल देते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा बनता है H2O यानी कि वाटर, और तीसरा जो बनता है वो बनता है एनर्जी। तो विघटन करके हमें ऊर्जा जो प्रदान करते हैं या एनर्जी जो हमें मिलती है हमारे शरीर को चलाने के लिए, जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है। तो बिना ऑक्सीजन के पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ऑक्सीजन जो है एक जीवनदायिनी गैस भी कहलाता है। तो ये जो है कि हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, बाहर करते हैं, यही जो है श्वसन कहलाता है। और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की यही जो प्रक्रिया होती है जिसमें भोज्य पदार्थ जो है यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसका जो ऑक्सीकरण हो जाता है, यही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। यानी कि ऑक्सीजन क्रिया कर लेता है तो यही श्वसन हो गया। तो ये पूरी क्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है या दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए तो जो हम जीव होते हैं उसमें संपन्न होने वाली ऑक्सीकरण के, जिससे ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में, अगर परिभाषा की बात करें तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीकरण ऐसी क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थ जो है सामान्य शरीर तापमान पर एंजाइमों के नियंत्रण में क्रमिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप सरल भोज्य पदार्थ CO2 अथवा जल एवं CO2 का निर्माण करते हैं तथा ऊर्जा मुक्त होती है। वही क्रिया जो है श्वसन कहलाती है। जैसे सामान्य लैंग्वेज में अगर देखें तो हम जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलकर कोशिका के पास जाता है, कोशिका में जो है ऊर्जा बनने की क्रिया होती है। तो जो ऊर्जा बनने की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के कारण ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर को। तो यही क्या कहलाता है, श्वसन। सामान्यतः हम जानते हैं जैसे नाक से सांस लेना, फेफड़ों तक हवा को पहुंचाना और फेफड़ों से नाक तक हवा को लाना, ये श्वसन कहते थे। परंतु ये पूर्णतः श्वसन नहीं होता, ये केवल बाह्य श्वसन होता है या बाह्य श्वसन होता है। परंतु आंतरिक श्वसन में क्या होते हैं कि हमारे जो फेफड़े होते हैं वहाँ से हमारी जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो घुलकर कहाँ चली जाती हैं, तो वो घुलकर चली जाती हैं हमारी कोशिकाओं के साथ। यानी कि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है और कोशिका के पास जाकर क्या होता है, तो दोस्तों वहाँ पर ये ऑक्सीकरण की क्रिया होती है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये आवश्यक होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करने के लिए। हम सांस क्यों लेते हैं, ताकि हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त हो। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए दो चीज़ें आवश्यक है। एक तो आपको खाना खाना पड़ेगा, जैसे कि खाना खाएंगे तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, और जब ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे तो क्या होगा, एनर्जी मिलेगी। तो दोनों चीज़ों का अनिवार्य। अगर आप केवल सांस ही सांस लेते हैं, खाना नहीं खाते हैं, तो भी आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। और अगर आप खाना खा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं ले रहे हैं, शोषण नहीं कर रहे हैं, तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। दोनों ही स्थितियों में आपकी मृत्यु हो सकती है या जो भी जीव है उसकी मृत्यु हो सकती है। तो श्वसन भी आवश्यक होता है और पाचन भी आवश्यक होता है। तो पाचन तंत्र के बारे में इससे पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं।
अब श्वसन में देखा जाए दोस्तों तो ऑक्सीजन के अंतर्गत या ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करना श्वसन तंत्र करता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर ले जाने अंतर्ग्रहण का काम कौन करता है? श्वसन तंत्र करता है। और श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन की संपूर्ति प्राप्त करती है, साथ ही साथ ऑक्सीकरण उत्पादनों से मुक्त हो जाती है, यानी कि जो ऑक्सीकरण उत्पाद हैं उनसे क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती हैं। उसके अलावा श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी कि श्वसन तंत्र जो है उसमें 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले होता है बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? तो जो नाक है यहाँ से शुरू होता है और फेफड़ों तक का जो श्वसन होता है उसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन, जिसमें हम सारी वायुमंडलीय गैसों को यहाँ से कहाँ पर पहुँचाते हैं? फेफड़ों में पहुँचाते हैं। उसके बाद फेफड़े जो हैं कुछ शरीर के अंदर बनने वाली गैसें और बिना उपयोग की गैसों को क्या कर देते हैं? फिर से नाक के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं। तो ये जो क्रिया होती है इसे हम कहते हैं बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन में बहुत सारे ऑर्गन काम करते हैं, जैसे कि नाक काम करता है, उसके अलावा जो है ट्रेकिया जो होता है ये काम करता है, उसके अलावा स्वर कोश होता है वो काम करता है, उसके अलावा फेफड़े यानी कि लंग्स काम करते हैं। उसके बाद गैसों का परिवहन होता है, यानी कि जो गैस है, जैसे कि एक फेफड़ों के पास ऑक्सीजन गैस है तो इस गैस को क्या करना होगा? कोशिका तक पहुंचाना होगा। और कोशिका के पास बनने वाली जो CO2 गैस है उसको कहाँ तक पहुंचाना होगा? फेफड़ों तक। तो ये क्रिया होती है गैसों का परिवहन, यानी कि ट्रांसपिरेशन की क्रिया होती है, ट्रांसपोर्ट की क्रिया होती है। तो इस क्रिया में ब्लड, प्लाज्मा और ब्लड के जो पार्ट होते हैं जैसे RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें होता है गैसों का परिवहन। तो ये दूसरा पार्ट होता है। तीसरा होता है आंतरिक श्वसन। तो आंतरिक श्वसन में क्या होता है कि जब कोशिका का माइक्रोकांड्रिया वाला जो पार्ट होता है उसमें केफ्स चक्र पूरा होता है। केफ्स चक्र में क्या होता है दोस्तों कि जो ग्लूकोज होता है या पाचन के बाद हमें जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं या कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में उनका ऑक्सीकरण होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। तो ये होता है आंतरिक श्वसन। तो यहाँ पर जाकर जो है आंतरिक श्वसन में श्वसन की क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो ये 3 पार्ट में इसको जो है विभाजित किया जा सकता है श्वसन की पूरी क्रिया को। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं बाह्य श्वसन के बारे में कि बाह्य श्वसन किस प्रकार से होता है। तो बाह्य श्वसन दोस्तों प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों जैसे कि ऑक्सीजन और CO2 के आदान प्रदान, अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है। चूंकि इस प्रकार श्वसन क्रिया लंग्स में संपन्न होती है, फेफड़ों में हमारे जो लंग्स हैं उसमें संपन्न होती हैं, इसलिए इसे पल्मोनरी रेस्पिरेशन या बाह्य श्वसन भी कहते हैं। चूंकि इसमें ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना तथा CO2 का शरीर से बाहर निकलना सम्मिलित होता है, इसलिए इसे गैसीय विनिमय भी कहते हैं, यानी कि गैसें जो है यहाँ पर एक्सचेंज होती हैं। तो जो बाह्य श्वसन की क्रिया होती है दोस्तों उसमें क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े होते हैं यहाँ पर जो गैसेज होती हैं वो गैसेज क्या कहाँ जाती हैं? तो जो ट्रेकिया होता है उसके माध्यम से बाहर निकल जाती हैं, और जो नाक होता है उसके माध्यम से बहुत सारी गैसेस जो है यानी कि जितने भी वायुमंडल में मौजूद गैसें होती हैं वो सब कहाँ आती हैं? तो हमारे शरीर के अंदर आती हैं। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। उसके बाद हम देखें तो बाह्य श्वसन के बाद इसी जो क्रिया में जो है अगला पार्ट अगर हम देखें तो और क्या होता है इसमें, 1 मिनट के लिए वेट करेंगे सभी। हाँ तो दोस्तों बाह्य श्वसन की जो क्रिया होती है वो जो है 2 पद में होती है, यानी कि जो स्तनधारी हैं जो मैमल्स है उसमें 2 पार्ट में ये होती हैं। तो कौन कौन से 2 पार्ट होते हैं? एक होता है श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीथिंग होती है, और दूसरी जो क्रिया होती है वो होता है गैसों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसें। तो ये क्रिया जो है बाह्य श्वसन के अंतर्गत होती है। जैसे कि होता क्या है कि जो श्वासोच्छ्वास है यानी कि ब्रीथिंग है उसमें जो है सांस लेने की क्रिया होती है। जिस प्रकार से डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इसमें ये व्यक्ति जो है क्या कर रहा है? गैसों को अंदर ले रहा है, उसके बाद जो है गैसें बाहर निकल रही है। तो ये जो क्रिया कहलाती है श्वासोच्छ्वास कहलाती है, और इसमें जो है ब्रीथिंग होती है यानी कि सांस लेना, और ये अनैच्छिक क्रिया होती है शरीर की। हालांकि इसको रोका जा सकता है, ऐच्छिक क्रिया भी इसको कर सकते हैं, बट ये जो है अनैच्छिक होती है। दूसरा क्या होता है?
कि जो गैसों का विनिमय होता है, एक्सचेंज होता है, जैसे कि यहाँ से ये गैसेस आती है सारी, तो इस प्रकार से ऐसी संरचना यानी कि वायु कुपिकाएं इनको हम कहते हैं, या एल्वुलाइज जो है इनको इसके नाम से जाना जाता है, जो फेफड़ों के अंतर्गत होती हैं। वो क्या करती हैं कि ऑक्सीजन जो होता है उसको इन सारी जो गैसेस हैं यानी कि इन सारी एल्वुलाइज के माध्यम से ब्लड में मिला दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इनमें मौजूद होती है उसको इन गैसों के साथ जो है बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये जो है गैसों का विनिमय होता है यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और दूसरी जो है ब्रीथिंग, ये दोनों क्रिया बाह्य श्वसन के अंतर्गत होती हैं। तो श्वासोच्छ्वास जो है उसमें स्तनधारी जो होते हैं उसमें एक जोड़े लचीले स्पंजी फेफड़े होते हैं, जो लचीले होते हैं, स्पंजी होते हैं, और जो कहाँ पर होते हैं तो जो वक्ष गुहा होती हैं उसमें स्थित होते हैं। एक जोड़ा फफूंसी सावरणी गुहाओं के भीतर सुरक्षित बंद रहते हैं, यानी कि जो पल्मोनरी कैविटीज हैं उसके अंदर जो है फेफड़े बंद रहते हैं, और फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जिसे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। तो इसमें जो है क्या होता है दोस्तों, तो लगभग देखा जाए तो 1 मिनट में 10 से 12 बार या 12 से 18 बार भी ऐसा माना जाता है कि 12 से 18 बार जो है ब्रीथिंग होती है, तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि नाक से फेफड़ों तक जो है गैसेस को ले जाना, और यहाँ से जो गैसेस होते हैं उनको नाक के माध्यम से बाहर निकालना, इसको सांस लेना या श्वासोच्छ्वास जो है उसके नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसी क्रिया में क्या होता है कि निश्वसन की क्रिया होती है, यानी कि इंस्पिरेशंस की क्रिया होती है। तो इंस्पिरेशंस में क्या होता है दोस्तों, तो जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर श्वासोच्छ्वास अंगों में प्रवेश करती है यानी कि फेफड़ों में प्रवेश करती हैं, तब उस अवस्था को निश्वसन कहते हैं। और निश्वसन में बाह्य अंतराशुल्क पेशियां जो हैं वो सिकुड़ जाती है, जैसे कि सांस अंदर लेते हैं तो बाहर की जो पेशियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। पसलियां तथा स्टर्नम ऊपर तथा बाहर की ओर खींचते हैं, और जिससे वक्ष गुहा का आयतन जो है बढ़ जाता है। जैसे कि गैसें अंदर जाती हैं तो उसको निश्वसन कहते हैं, फेफड़ों का आकार बढ़ जाता है, और जो पसलियां हैं वो बाहर की तरफ हो जाती हैं, और ऊपर का जो पार्ट जैसे नाक वगैरह का पार्ट होता है, ऊपर के जो अंग होते हैं जो श्वासोच्छ्वास हैं वो क्या हो जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। तो डायफ्राम की जो रेडियल होती है उसकी पेशियां सिकुड़ती है, यानी कि यहाँ पर नीचे एक डायफ्राम होता है तो उसकी पेशियां सिकुड़ कर नीचे की तरफ चली जाती है, क्योंकि इसमें गैसें भर जाती है, जिससे डायफ्राम जो है चिपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन अग्र पश्च दिशा में जो है बढ़ जाता है, यानी कि आगे और पीछे की तरफ ये बढ़ जाता है। और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ने से दबाव कम हो जाता है, फेफड़े फैलते हैं, वायु नासावेश्मो, नेजोफेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोक्स और ब्रोकियोल्स आदि से होती हुई फेफड़ों में पहुंचती है। और गैसों का आदान प्रदान एल्वुलाई में होता है। एल्वुलाई से ऑक्सीजन विस्तृत होकर रुधिर में, और कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर से अलग होकर फेफड़ों में एल्वुलाई में पहुंच जाती है। तो ये जो क्रिया है ये निश्वसन या इंस्पिरेशन कहलाती है, जो श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत होती है। उसके बाद इसमें होता है उच्छ्वास। तो जो उच्छ्वास, एक तो निश्वसन होता है, एक उच्छ्वास होता है। तो निश्वसन के में क्या होता है कि गैस जो है अंदर भरी जाती है, जबकि उच्छ्वास में क्या होता है, गैसों को जो है बाहर निकाला जाता है। तो किस प्रकार से, तो जब श्वसन के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु श्वासोच्छ्वास अंगों से बाहर वातावरण में निकलती हैं, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, उच्छ्वास या एक्सपीरेशंस उसको कहा जाता है। और उच्छ्वास में आंतरिक इंटरकोस्टल पेशियां जो होती हैं उनके सिकुड़ने के कारण पसलियां फिर अपने स्थान पर वापस आ जाती हैं, जिसके फलस्वरूप प्लूरल जो कैविटी होती है उसका आयतन घट जाता है, और फेफड़ों पर दबाव पड़ने के कारण वह सिकुड़ता है, जिससे फेफड़ों की हवा उसी पथ से जिस पथ से प्रवेश करती है बाहर निकलती है, वातावरण में वापस चली जाती हैं। तो श्वासोच्छ्वास जो है उसमें दो क्रिया होती है, एक होता है निश्वसन इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपिरेशन। तो उच्छ्वास जो है इसमें गैसेस जो है बाहर निकलती हैं, और निश्वसन में क्या होती हैं, गैसें अंदर जाती हैं। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है गैसों का विनिमय। तो दोस्तों गैसों का विनिमय किस प्रकार से होता है, तो गैसों का विनिमय जो है फेफड़ों के अंदर होता है। जब श्वासोच्छ्वास के फलस्वरूप वायु फेफड़ों के विभिन्न वायु कोष्ठकों में यानी कि जो एल्वुलाइज हैं वहां पर पहुंच जाती हैं, तो जो वायु कोष्ठक होते हैं उनके चारों ओर रक्त कोशिकाओं का घना जाल उपस्थित होता है। इस समय की वायु ऑक्सीजन महीन शिरा कोशिका जो यानी कि वेन्स होती हैं उनकी दीवार से होकर इनके रुधिर में पहुंच जाती हैं। बदले में रुधिर से CO2 कोशिकाएं निकाली गई वायु की दीवार से बाहर निकलकर बाहर जाने वाली वायु में मिल जाती हैं।
इसे गैसीय विनिमय घुली अवस्था में विसरण प्रवणता जो है उसके आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है, यानी कि इसका विसरण हो जाता है। एल्वियोलाइज जो है उसमें से ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिल जाती है और ब्लड में मिली हुई कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाती है, एल्वियोलाइज के माध्यम से फेफड़ों के द्वारा फिर जो है बाहर निकाल दी जाती है। तो इसे जो है गैसों का विनिमय कहते हैं। तो दोस्तों जो गैसों का विनिमय होता है और श्वासोच्छ्वास जो है इसमें कितनी वायु हम अंदर लेते हैं, कितनी बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि वायुमंडल में जो गैसेस हैं उन्हीं को हम अंदर ले जाते हैं, जैसे कि लगभग 79 नहीं है 78% जो है नाइट्रोजन की मात्रा हम शरीर के अंदर लेते हैं और जितनी मात्रा हम अंदर लेते हैं उतनी ही बाहर निकालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का यानी कि N2 जो है उसका कोई भी यूज़ यहाँ पर नहीं होता है। तो जितनी हम अंदर लेते हैं उतनी ही नाइट्रोजन को बाहर निकालते हैं। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो 21 या 20.9% हम अंदर लेते हैं और लगभग 4 से 5% ऑक्सीजन को यूज़ कर लेते हैं और 17% बाहर निकालते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% इसकी मात्रा हम निःश्वसन में लेते हैं और जो उच्छ्वास होता है या एक्सपीरेशंस होता है उसमें 4% कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहाँ से है, तो जब आंतरिक श्वसन की क्रिया होती है तो वहाँ पर जो CO2 बनती है वो ब्लड में मिलकर फेफड़ों तक आती है और वही जो है एल्वियोलाइज के माध्यम से बाहर जो हवा जाती है उसमें मिला दी जाती हैं, उच्छ्वास के दौरान जो है बाहर निकाली जाती हैं। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है श्वसन की क्रिया का उसे हम कहते हैं गैसों का परिवहन। तो दोस्तों जो गैसों का परिवहन होता है इसमें क्या होता है, तो गैसों के परिवहन में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचना और पुनः फेफड़ों तक वापस आने की क्रिया को गैसों का परिवहन कहते हैं। श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से यानी कि ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है उसके माध्यम से क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे कि देखा जाए तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कहाँ पर होता है, तो कोशिका में। अब कोशिका से ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के साथ मिलकर कहाँ पहुंचेगी, फेफड़ों तक। तो ये इसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है यानी कि इसका परिवहन हो रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो रहा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किसके माध्यम से होता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, फेफड़ों में हम गैसेस लेते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा कि 21% जो है ऑक्सीजन लेते हैं जबकि 17% बाहर निकालते हैं। तो जो 4% होती हैं वो ब्लड के साथ मिलकर कहाँ जाती हैं, तो कोशिका तक जाती हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये होता है गैसों का परिवहन। इसे हम क्या कहते हैं, गैसों का परिवहन। और किसकी सहायता से होता है, तो रक्त परिसंचरण तंत्र की सहायता से होता है। तो अब होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन किस प्रकार से होता है या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन ये किस प्रकार से होता है, एक कौन सी क्रिया है। तो देखा जाए तो जो ऑक्सीजन है उसका परिवहन मुख्यतः रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो आरबीसी में पाया जाता है और जिसमें फेरस की अधिकता होती है यानी कि लोहे की अधिकता होती है। तो दोस्तों जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा ही ऑक्सीजन का परिवहन होता है। और जब ब्लड आता है तो उसमें हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और संयुक्त होकर अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जो एक भौतिक परिवर्तन होता है और कोशिका में जाकर फिर ये ऑक्सीजन क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है और ये इसका ट्रांसफर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो फेफड़ों से लेकर कोशिका तक ये जाता है और कोशिका में जाकर ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है और हीमोग्लोबिन फिर से ब्लड में मिक्स रहता है। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो ऑक्सीजन के परिवहन के बाद जो परिवहन होता है गैसों का वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है अलग अलग माध्यम से होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कोशिका से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन भी कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती है परंतु केवल 10 से 20%। और CO2 का परिवहन रुधिर परिसंचरण द्वारा या परिसंचरण तंत्र जो होता है उसके अलग अलग प्रकार से भी होता है, जैसे कि जो प्लाज्मा होता है उसमें घुलकर भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, कोशिका से फेफड़ों तक पहुंचता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती हैं और इसके द्वारा लगभग 7% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। उसके बाद देखा जाए तो बाइकार्बोनेट्स जो हैं उसके रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है कोशिका से कहाँ पहुँचता है, फेफड़ों तक पहुँचता है। तो बाइकार्बोनेट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादातर भाग लगभग 70% का परिवहन होता है और ब्लड में पोटेशियम तथा प्लाज्मा के सोडियम में
या सोडियम से मिलकर क्रमशः पोटेशियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है और इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है कहाँ पहुँच जाती है, तो कोशिका से फेफड़ों तक पहुँच जाती है। उसके बाद जो अंतिम क्रिया होती है वो होती है आंतरिक शोषण की। तो दोस्तों आंतरिक शोषण में क्या होता है, तो शरीर के अंदर रुधिर एवं उत्तक द्रव्य के बीच होने वाले गैसीय विनिमय जो है उसको आंतरिक शोषण कहते हैं और फेफड़ों में होने वाली गैसीय विनिमय को बाह्य शोषण कहते हैं। चूंकि आंतरिक शोषण कोशिका के अंदर होता है अतः इसे कोशिकीय शोषण भी कहते हैं। जब हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था तब भी इसके बारे में देखा था। और आंतरिक शोषण या कोशिकीय शोषण में निम्नलिखित प्रक्रियाएं जो है सम्मिलित होती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है उसका विघटन होता है। तो रक्त परिसंचरण के परिणाम स्वरूप ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका में पहुंचता है जहां पर ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है, अतः ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन में विघटन हो जाता है और इस प्रकार लगभग 25% ऑक्सीजन कहां पहुंच जाती है, उत्तकों में। उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन से क्या बन जाता है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन कहाँ पर रुक जाती हैं, तो कोशिका में रुक जाती है और वहाँ पर जो भोज्य पदार्थ होते हैं जैसे कि ग्लूकोज हो गया, तो इसका जो है क्या होता है, अब विघटन होता है। तो दूसरी जो क्रिया होती है आंतरिक शोषण में, वहाँ पर क्या होता है, तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। तो खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है, तो सबसे पहले कोशिका द्रव्य होता है। जैसे कि एक कोशिका की अगर बात करें हम, तो इसमें जो एक लिक्विड भरा होता है उसे हम कहते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य में ऑक्सीजन की जब उपस्थिति होती है तो विभिन्न खाद्य पदार्थ एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सीकरण उनका होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। और आंतरिक शोषण दो प्रकार से होता है, एक होता है अनाक्षी शोषण और एक होता है ऑक्सी शोषण, यानी कि एक ऑक्सीजन की उपस्थिति में और एक ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं अनाक्षी शोषण के बारे में। तो वह शोषण जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षी शोषण कहते हैं। इसमें जटिल रासायनिक प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला द्वारा ग्लूकोज का आंशिक विघटन होता है और ग्लूकोज का यह आंशिक विघटन 12 एंजाइम की सहायता से कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। इसे हम कहते हैं अनाक्षी शोषण। इसके अंतर्गत होने वाले संपूर्ण प्रक्रम को ग्लाइकोसिस कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस जो है इसको कहा जाता है। और अनाक्षी शोषण का अंतिम उत्पाद जो है पायरुविक अम्ल, यानी कि इससे बनता क्या है, जैसे मान लो कि 1 ग्राम ग्लूकोज था तो उससे क्या बने, 2 पायरुविक एसिड जो है वो बनते हैं। और संपूर्ण प्रक्रम में 4 अणु एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें से 2 अणु एटीपी ऊर्जा इस प्रक्रम के संपन्न होने में खर्च हो जाती है। यानी कि यहाँ पर 1 ग्राम ग्लूकोज से हमें जो एनर्जी मिलती है वो मिलती हैं 2 एटीपी प्लस 2 पायरुविक एसिड के अणु भी मिल जाते हैं। इस प्रकार 2 एटीपी का शुद्ध लाभ होता है, जिससे ग्लूकोज अणु के आंशिक विघटन के कारण उनसे लगभग 7% ऊर्जा मुक्त हो जाती है। जैसे कि 100% ऊर्जा मिलनी चाहिए, उसमें से 7% ऊर्जा यहाँ पर मिलती है, जो कहाँ पर होता है, अनाक्षी शोषण कोशिका द्रव्य में होता है। शेष ऊर्जा पायरुविक एसिड के बंधनों में ही संचित रह जाती हैं और यही बची हुई ऊर्जा आणविक ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुविक अम्ल के पूर्ण विखंडन के फलस्वरूप जो है मुक्त होती हैं और उस क्रिया को हम कहते हैं ऑक्सीशोषण। उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण। तो आंतरिक शोषण में दूसरी जो क्रिया होती है वो होती है ऑक्सीशोषण। और इस क्रिया में क्या होता है, तो कोशिकीय शोषण का यह जो चरण होता है ये कोशिका के अंदर जो माइक्रोकांड्रिया होता है, जिसे कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं, वहां पर संपन्न होता है। और इस चरण में विभिन्न रासायनिक जो प्रतिक्रिया होती है उनकी एक श्रृंखला और अनेक एंजाइमों की सहायता से पायरुविक अम्ल का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा अंत में CO2 बनती है, जल बनता है और ढेर सारी रासायनिक ऊर्जा मुक्त होती है, जिसे एटीपी के अणुओं के रूप में देखा जाता है। तो इसमें 36 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं और इस प्रकार संपूर्ण कोशिकीय शोषण में एक अणु ग्लूकोज से 38 एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण विखंडन या पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कुल ऊर्जा का लगभग 55 से 60% तक ही जीवों को उपलब्ध होता है। शेष ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा के रूप में जो है हासिल हो जाती है और हासिल हो जाती है। जैसा कि हमने देखा कि जो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस जो क्रिया थी उसमें 4 अणु बन रहे थे, जिसमें से 2 अणु जो हैं वो चले जाते हैं या उनका जो है खर्च हो जाता है, तो 2 अणु यहाँ से बचते हैं। उसके बाद 36 अणु यहाँ से बनते हैं, तो 36 अणु बनने में भी 2 अणु एनर्जी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो नेट एनर्जी जो बनती है यानी कि
कुल एनर्जी यहाँ से जो बनती है वो तो 38 एटीपी बनती है, बट देखा जाए नेट यानी कि हमें प्राप्त कितनी होती है, तो वो 36 एटीपी होती है। कैप्स चक्र इसको कहा जाता है, इस क्रिया को। उसके बाद देखें तो इसमें यूज आने वाले हमारे जो ऑर्गन है, जैसे कि नाक है, ट्रेकिया है, स्वर कोश है, इनके क्या यूज होते हैं, तो नाक जो है इस प्रकार से हमें दिखाई देता है, जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। तो मनुष्य में नासिका मुख द्वार जो होता है उसके ठीक ऊपर स्थित होता है, और उसमें लगभग 2 गोलाकार बाह्य नासिका छिद्र होते हैं, और अंदर की ओर 2 अलग अलग दायां व बायां नासिका वेश्मों में खुलते हैं, और दोनों नासिका वेश्म एक ऊंची लंबवत अस्थि की बनी नासा पट्टिका जिसे नेसल सेप्टम कहते हैं, उसके द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसमें जो है नासिका वेश्म का छोटा अग्रभाग जिसमें बाह्य नासिका छिद्र खुलता है उसे प्रघाण या प्रकोष्ठ कहते हैं, और इस भाग में रोम युक्त त्वचा का स्तर होता है। प्रघाण के पीछे नासावेश्म का छोटी ऊपरा भाग जो है घ्राण क्षेत्र होता है जिसे ऑल्फैक्टरी रीजन कहते हैं, और मध्य और निचला भाग श्वसन क्षेत्र यानी कि रेस्पिरेटरी रीजन कहलाता है। मनुष्य में घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, जिसके कारण मनुष्य में सूंघने की क्षमता कुछ निम्न स्तनधारियों की तुलना में कम होती है। जैसे नासिका वेश्म की दीवार टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है जिसे कांची कहते हैं, और नासिका वेश्मों में महीन म्यूकस मेम्ब्रेन्स का स्तर होता है जो म्यूकस का स्त्रावण करते हैं, और श्वसन क्षेत्र में स्थित श्वसन एपियोथली के नीचे महीन रक्त कोशिकाओं का जाल फैला रहता है, और नासिका वेश्म अंदर की ओर ग्रसनी में कंठ द्वार के समीप खुलता है, और ग्रसनी कंठ द्वार के ठीक नीचे एक छोटी सी रचना स्वर यंत्र में खुलती है। और जो स्वर यंत्र होता है उसका क्या काम होता है दोस्तों, तो स्वर यंत्र जो है श्वसन मार्ग का वो भाग जो ग्रसनी को श्वास नली से जोड़ता है, जो कंठ या स्वर यंत्र कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो गले में होता है उसे स्वर यंत्र कहते हैं, और इसका जो कार्य होता है मेनली वो ध्वनि को उत्पन्न करना होता है। जैसे कि आवाज उत्पन्न करने का काम कौन करता है, तो स्वर कोश करता है या कंठ करता है। ध्वनि उत्पादन के अतिरिक्त यह खांसने, निगलने, श्वासोच्छ्वास और श्वसन मार्ग की सुरक्षा करने में भी क्या होता है, सहायता प्रदान करता है या उसमें भी सहायक होता है। स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर एक पतला और पत्ती के समान कपाट होता है या एक वाल होता है जिसे एपिग्लोटिस या हिपोग्लोटिस कहते हैं। जब कुछ अंदर निगलना होता है तो हिपोग्लोटिस द्वार बंद कर लेता है, जिससे भोजन श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता, और यह क्रिया जो है स्वतः ही संपन्न होती है। ये अनैच्छिक क्रिया होती है, ऐच्छिक नहीं होती है। उसके बाद होती है श्वास नली यानी कि जिसे हम ट्रेकिया कहते हैं। तो दोस्तों जो श्वास नली होती है स्वर यंत्र श्वास नली या ट्रेकिया से जुड़ा होता है। दूसरे शब्दों में स्वर यंत्र पीछे की ओर श्वास नली या ट्रेकिया में खुलता है, और श्वास नली लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है जिसका व्यास 16 मिलीमीटर होता है, और श्वास नली पतली दीवारों को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत से उपास्थि के बने अपूर्ण वलय उसमें होते हैं। जैसे कि ये जो छोटे छोटे वलय जो हैं इस ट्रेकिया के ऊपर होते हैं, ये क्या करते हैं, इसको सुरक्षा प्रदान करने का काम करते हैं। उसके अलावा ये वलय श्वास नली से वायु बाहर निकालते समय उसे पिचकने से रोकते हैं, और श्वास नली के नीचे और वक्ष गुहा जहां यह विभाजित होकर 2 श्वास नलियों में बढ़ जाती है, और श्वासनलियों में भी श्वास नली की तरह उपस्थित वलय जो हैं होते हैं, और प्रत्येक श्वसनीय फेफड़ों में प्रवेश कर तुरंत श्वसन नलिकाओं में जो है विभाजित हो जाती है, यानी कि 2 पार्ट में ये आगे चलकर ट्रेकिया क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। उसके अलावा अगला जो पार्ट और सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है लंग्स यानी कि फेफड़े। तो दोस्तों जो मनुष्य का वक्ष गुहा होती है वहाँ पर एक जोड़ी शंक्वाकार फेफड़े होते हैं, यानी कि शंकु के आकार के फेफड़े होते हैं, और मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वो स्पंज होता है। गुलाबी थैलीनुमा संरचना होती है जो हृदय के इधर उधर प्लूरल गुहाओं में यानी कि हृदय के दोनों तरफ जो है स्थित होता है, और प्लूरल गुहा के चारों ओर प्लूरल मेम्ब्रेन का पतला आवरण बना होता है जिसे पेराइटल गुहा कहते हैं, और फेफड़ा और प्लूरा के मध्य म्यूकस जैसा चिकना तरल पदार्थ पाया जाता है जो फेफड़ों के फैलने और वास्तविक रूप में लौटने से होने वाले घर्षण को क्या करता है, कम करता है। और मनुष्य के प्रत्येक फेफड़े में लगभग 300 करोड़ वायु कोश या एयर कैस या एल्वुलाइज जिन्हें हम कहते हैं वो होते हैं, और दायां फेफड़ा जो है, दायां फेफड़ा थोड़ा लंबा होता है, बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है। दायां फेफड़ा 3 पालियों में तथा बायां फेफड़ा 2 पालियों का बना होता है। प्लूरल मेम्ब्रेन फेफड़े की सुरक्षा करते हैं और फेफड़े कुंचनशील होते हैं। यदि हम श्वास नली में फूंक मारें तो फेफड़े गुब्बारों की भांति फैल जाते हैं।
वक्षी गुहा से पसलियों के संकुचन एवं शीतलन से वक्षी गुहा का आयतन बढ़ता और घटता है, जिसके कारण वायु फेफड़ों के अंदर प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती हैं। तो ये भी एक जो है अनैच्छिक क्रिया होती है और इसके नीचे एक आवरण बना होता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। तो वक्षी गुहा का निचला जो फर्श होता है, जो पतले पट्ट द्वारा बंद रहता है, जिसे डायफ्राम कहते हैं, यह वक्ष और उदर के बीच गुंबद के समान पेशी सेप्टम है और यह देह गुहा को दो भागों में बांटती है, अग्रवक्ष गुहा तथा पश्च उदर गुहा। और यह वक्ष गुहा की तरफ उठा रहता है। उच्छ्वास के समय डायफ्राम संकुचित या चपटा हो जाता है। जब यानी कि निश्वसन करते हैं तो सांस भराती है तो नीचे की तरफ चला जाता है, जबकि उच्छ्वास की जब क्रिया होती है तो ऊपर की तरफ ये चपटा हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने श्वसन की क्रिया के बारे में देखा और होने वाली जो सारी घटनाएं हैं श्वसन की क्रिया में उनके बारे में देखा। तो आज की क्लास अंत तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें तथा पीएस चड्ढा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें।